उसके बाद में ये वाला लगाओ सर, ये समझो आप। The insurance do not cover any loss or damage to property which at the time of loss or damage is insured by marine policy, but policy will cover only excess beyond amount payable under marine policy। इसका क्या मतलब है सर? यहाँ साइड में लिखो, अगर फायर और मरीन, ये इसमें से क्वेश्चन आएगा आपके 100%, ये पक्का क्वेश्चन है। अगर कोई लॉस फायर पॉलिसी में कवर है तो मरीन पॉलिसी उसका पैसा नहीं देगी। ठीक है सर? नहीं, उल्टा बोल देगा ना। हाँ, अगर कोई लॉस आता है और उसकी फायर और मरीन की दोनों की पॉलिसी है, तो मरीन में जितना कवर है वहां तक का पैसा फायर नहीं देगी। जैसे सपोज करो मरीन पॉलिसी है 100 रुपए की, फायर पॉलिसी है 900 रुपए की। अब इसमें लॉस आता है 800 रुपए का, तो वो मरीन पॉलिसी से पे होगा। फायर पॉलिसी के अंदर कंडीशन है कि भैया जब तक मरीन और दोनों में कवर हो रहा है तो पहले आप मरीन पॉलिसी से लोगे, मेरे से नहीं लोगे तो आपको यहीं लेना पड़ेगा। अब अगर 1200 का, ये 120 रुपए का लॉस आता है तो 100 रुपए इसमें से पे होंगे और उसके ऊपर के खाली 20 रुपए आप फायर से ले सकते हो। ठीक है सर? ये समझ में आ गया? फिर एक कंडीशन क्या होती है, ये इंश्योरेंस जो है कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है 15 दिन के नोटिस पे, और शॉर्ट स्केल का प्रीमियम रिटर्न किया जा सकता है प्रो राटा बेसिस पे। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इस कंडीशन के दो पार्ट हैं। नंबर 1, आपको इमीडिएटली नोटिफाई करना है कंपनी को, जो डॉक्यूमेंट होंगे 15 दिन के अंदर लॉस देना है, सारी रीजनेबल इंफॉर्मेशन देनी है, डिक्लेरेशन देनी है कि मैं ये क्लेम सही कर रहा हूँ जो क्लेम फॉर्म में छपी हुई होती है। राइट ऑफ एंट्री कंडीशन आपके मोटर में भी लिखी हुई होती है, इंश्योरर कैन इंस्पेक्ट दी व्हीकल एनी टाइम। वही कंडीशन इसमें फायर और मरीन में भी होती है कि जैसे ही आग लगी, चाहे आपको क्लेम पे हुआ चाहे नहीं हुआ, इंश्योरेंस कंपनी को राइट है कि वो अंदर घुस के देख सके। आग नहीं लगी तो भी जाके चेक कर सके, मतलब इंस्पेक्शन का राइट है। इसमें कोई क्वेश्चन आता नहीं है विशेष। अब इस कंडीशन को थोड़ा मॉडिफाई करके वर्डिंग बनाई हुई होती है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि आग लगी, इंश्योरेंस कंपनी ने आग कम करने के लिए अपने बंदे भेज दिए या कोई सर्वेयर भेज दिया जो सलाह दे सके कि अभी क्या करना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लेम एडमिट हो गया है, वो बाद में होगा। ये फर्स्ट स्टेप है आपका लॉस बचाने के लिए। अगर इंश्योर्ड बोलता है मैं आपको नहीं घुसने दूंगा जी, तो हम ये क्लेम मना कर देंगे, ये कंडीशन में लिखा हुआ होता है। उसके बाद में इंश्योर्ड को कोई भी राइट नहीं है कि आग लगते ही वो अपनी प्रॉपर्टी को वैसे के वैसे छोड़ दे, उसको आग बुझाने के लिए सारे स्टेप लेने हैं। ये सारा फायर की पॉलिसी में कंडीशन लिखी हुई आती है। अबेंडनमेंट का राइट, अबेंडनमेंट मतलब त्याग कर देना। त्याग कर देने का जो राइट है वो सिर्फ मरीन पॉलिसी के अंदर आता है, जहाँ पे कि अगर वो माल जो खराब हो रहा है उससे जहाज पे बैठे हुए लोगों को या जहाज को और ज्यादा नुकसान होने की संभावना है और वो उस माल का त्याग कर देता है,
तो वो क्लेम पे होता है, लेकिन ये सिर्फ मरीन पॉलिसी के अंदर ही होता है। जैसे कि फायर पॉलिसी के अंदर आप इंश्योरेंस कंपनी के बंदे को अंदर नहीं जाना दोगे तो वो देख नहीं पाएगा कि कितनी आग लगी है और उसको कितना कंट्रोल में लाने के लिए और किसी चीज की जरूरत है कि नहीं। ये राइट्स के क्यों नेसेसरी होते हैं? ताकि लॉस मिनिमाइज किया जा सके या फिर साल्वेज को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये राइट कंपनी कब तक कर सकती है? जब तक इंश्योर्ड राइटिंग में ना दे दे कि मैं नो क्लेम, मतलब मैं क्लेम नहीं लेना चाहता हूं, या फिर इंश्योरेंस कंपनी फुल्ली देख ले कि भाई ये क्लेम पे नहीं होना है, तो वो ये राइट अपने उसके इंश्योरेंस कंपनी के राइट खत्म हो जाते हैं। या क्लेम विड्रॉ हो गया है तो ये इंश्योरेंस कंपनी के राइट खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में कंडीशन नंबर 8 है स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी की। ये क्या कहती है? ये फ्रॉड से लड़ने के लिए बनाई हुई है। इसके अंदर क्या है? सारे बेनिफिट, अगर आप फ्रॉड क्लेम डालते हो तो पॉलिसी पूरी की पूरी फोरफिटेड, मतलब कैंसिल हो जाएगी। अगर आपका क्लेम फ्रॉडुलेंट है, अगर आपने फाल्स डिक्लेरेशन दिया है कि बता मेरा एक्सीडेंट ऐसे हुआ लेकिन हुआ किसी और वजह से है, इंश्योर्ड के बिहाफ पे किसी ने फ्रॉड करने की कोशिश की है, लॉस जो है वो आपने खुद ने विलफुल एक्ट से लगा किया है। यहाँ पे कौन सी कंडीशन का ब्रीच होता है इन सब में? अटमोस्ट गुड फेथ, जो कि एक इम्प्लाइड कंडीशन है। रीइंस्टेटमेंट कंडीशन ये एड ऑन के उसमें आती है कि कंपनी जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू उसके डिस्ट्रक्शन के टाइम पे जितनी थी उतनी देगी। इसमें से कम बार आता है, लेकिन क्वेश्चन तो आता है कि री स्टेटमेंट तो अपन इसको यहाँ से करेंगे और इसको ये यहाँ से द कंपनी से लेके यहाँ तक आपको ये रख के जाना पड़ेगा। कंपनी में पे द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन और द अमाउंट ऑफ डैमेज और एट इट्स ऑप्शन री स्टेट और रिप्लेस सच प्रॉपर्टी। कौन से टाइम से? री स्टेटमेंट में और नॉर्मल में क्या फर्क है? नॉर्मल में आपको आईडीवी मिलेगी, ये आपका रीइंस्टेटमेंट एक तरह से आरटीआई हो गया, फायर का आरटीआई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आरटीआई में आपका जो कम होगा, बिलिंग वैल्यू कम होगा तो उस समय का मिलेगा। रीइंस्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता। मान लो कि मई 2024 में बिल्डिंग टूटी है तो मई 2024 के अंदर उस बिल्डिंग की क्या वैल्यू थी वो पे हो जाएगी। इसके लिए सीए वीए 17 पंपाड़ लगते हैं। रीजनेबल, अब इसमें क्या क्या कंडीशन होती है लिखी हुई रीइंस्टेटमेंट क्लॉज के अंदर? रीइंस्टेटमेंट एग्जैक्ट हो या नहीं हो, सफिशिएंट होना चाहिए। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 to 0 उसको पैसा दे, सफिशिएंट होना चाहिए। हाँ भाई, तुमको लगभग आज की प्रॉपर्टी के बराबर का क्लेम मिला है। एक्सपेंडिचर प्रॉपर्टी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, वो तो वैसे भी नहीं होगा। कोई प्लान ड्राइंग वगैरह चाहिए तो इंश्योर्ड अपने पैसे पे निकलवा के देगा। फाइनल डिसीजन से पहले कस्टमर खुद कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा या रीइंस्टेट नहीं करवाएगा। म्युनिसिपल रेगुलेशन की वजह से अगर रीइंस्टेटमेंट नहीं हो पा रहा है तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी की कोई गलती नहीं होगी, नॉर्मल जो पैसा है वो उसको मिल जाएगा। हालांकि ये कंडीशन जो है बहुत ही रेयर केसेस में लगाई जाती है, ऐसा कभी होता नहीं है। प्रो राटा एवरेज वो का वही है जो पहले समझाया था। अगर उसने अंडर इंश्योरेंस कर लिया है तो ये रहा प्रो राटा एवरेज, यहाँ से समझ लो ये बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, टोटल ये है। अब आपका टोटल सम इंश्योर्ड
टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 6 लाख रुपए हुई। आपने उसका आईडी कितना लग जाएगा? 5 लाख। तो आपको आपने 1 लाख का अंडर इंश्योरेंस किया, तो उसी रेशियो में ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से अपन निकाल लेंगे कि उसको कितना मिलेगा, इतने परसेंट कम मिलेगा। तो लॉस अगर 60,000 का आया है तो अपन उसको उसी प्रपोजिशन में, क्योंकि उसने 10% कम लिया है, तो अपन उसको यहाँ पे भी 10% कम दे देंगे, या जितना भी परसेंट ही आ रहा है। ठीक है ना सर? 5 लाख डिवाइडेड बाय ऐसे करके इनटू लॉस करके क्लेम पेबल आ जाएगा। इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगेगा बता देता हूँ आपको। हाँ, यही लगेगा। तो इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इनटू जितने की असेसमेंट आई है 60,000, तो अमाउंट पेबल हो जाएगा 50,000। ठीक है सर? ये क्यों हुआ यहाँ पे? अंडर इंश्योरेंस। और जो फॉर्मूला लगाया अपन ने वो प्रो राटा का फॉर्मूला। अब एक आ गया, ये सेम फॉर्मूला कब लगता है? जब दो बीमा एक ही चीज को कवर कर रहे हो, एक में 500 रुपये आईडीवी है, एक में 200 रुपये है, तो वो किस हिसाब से करेंगे? वो भी प्रो डाटा के हिसाब से करेंगे। अगर 200 का आया है तो ये 100% करेगा, और ये कुछ परसेंट करेगा 200। ठीक है? या 100 करेंगे तो उस हिसाब से इसको कम देना पड़ेगा, इसको ज्यादा देना पड़ेगा। जिसकी आईडीवी ज्यादा है उसको ज्यादा देना पड़ेगा, जिसकी आईडीवी कम है उसको कम देना पड़ेगा। उसके बाद सबरोगेशन की कंडीशन है। सबरोगेशन का मतलब वो का वही है कि भैया आपको लॉस हम पे कर देंगे, आपके सारे राइट्स और बचा हुआ साल्वेज हमारा है। आर्बिट्रेशन की कंडीशन है, कोई भी लॉस में आप और हम राजी नहीं है तो बीच में हम आर्बिट्रेटर लाएंगे। कब कब लाएंगे, कैसे कैसे लाएंगे, ये सब उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद में 15 नंबर की फायर की कंडीशन है। उसमें क्या है? फुल सम इंश्योर्ड इज टू बी मेंटेन थ्रू आउट द करेंसी ऑफ पॉलिसी। मतलब आपका क्लेम आ गया 2 लाख का, तो आप या तो पैसे देके उसको रीस्टेट कराओगे, नहीं तो हम क्लेम में से काट के आपका सम इंश्योर्ड जो है वापस 1 करोड़ का कर देंगे। अगर 10 लाख आपने क्लेम लिया है तो हम 90 लाख नहीं रखेंगे, 10 लाख का प्रीमियम आपके क्लेम में से काट के वापस से 1 लाख कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो वापस ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा अगली बार क्लेम आएगा तो। अब ये क्या है? कंडीशन प्रेसिडेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बीमा पॉलिसी शुरू होने से पहले की कंडीशन है। दूसरे टाइप की कंडीशन क्या होती है? बीमा पॉलिसी शुरू होने के बाद की कंडीशन। तीसरा होता है लायबिलिटी से पहले की कंडीशन, जैसे कि ऑपरेशन ऑफ पेरिल। ये कंडीशन क्या है? लायबिलिटी से पहले की है। बीमा आपका है, वो सब ठीक है, लेकिन जब तक ये पेरिल नहीं आएगा पॉलिसी में क्लेम नहीं होगा। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? कंडीशन प्रेसिडेंट टू लायबिलिटी। जैसे कि एलओपी पॉलिसी के अंदर एक कंडीशन होती है कि इंश्योरेंस सीज हो जाएगा अगर बिजनेस वाइंड अप होता है या लिक्विडेटर और रिसीवर उसको डिसकंटिन्यू कर देता है, तो आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जब बिजनेस वाइंड अप कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट बनेगा ही नहीं। लिक्विडेटर या रिसीवर कब आएगा? जब आप दिवालिया घोषित हो जाओगे, तो उस समय भी आपका प्रॉफिट नहीं बनता है, और ये इंश्योरेंस किया ही सिर्फ प्रॉफिट के पैसे के लिए किया जाता है। तो जहाँ पे आपके प्रॉफिट की बात ही नहीं है वहां पे ये पॉलिसी ऑपरेट नहीं होगी। मोटर पॉलिसी के अंदर क्या होता है? आईडीवी हम 75% होगा तो इतना देंगे, इतना देंगे, पार्शियल लॉस में इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, सब कुछ होता है। कहने का अर्थ ये है इसमें भी लिमिट लगा रखी है कि हम टोटल लॉस पे कितना देंगे, तो आईडीवी डिफाइन कर रखी है। पार्शियल लॉस पे कितना देंगे वो भी इन्होंने
सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन डिफाइन कर रखा है कि भाई डेप्रिसिएशन लकड़ी है तो इतना लगेगा, लोहा है तो इतना लगेगा, प्लास्टिक है तो इतना लगेगा। बर्गलरी में क्या कंडीशन है कि जैसी बर्गलरी होती है या चोरी होती है तो सबकी इंफॉर्मेशन इंश्योर्ड को, पुलिस को तुरंत देनी है। बीमा कंपनी को भली बाद में दे, पुलिस को तुरंत ही देनी है। और जो भी नेसेसरी स्टेप होते हैं गिल्टी पर्सन को पकड़वाने के, वो उसको खुद ही कर लेने हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई बीमा कंपनी आएगी तब करेंगे। वारंटीज आपको बता दी, ये तो है कंडीशन। कंडीशन और वारंटी में क्या फर्क होता है? वारंटी का ब्रीच है तो क्लेम या पॉलिसी वो वॉइड ही है। इंश्योरेंस कंपनी के पास में डायरेक्ट राइट होता है कि वो उसको वॉइड कर दे। लेकिन कंडीशन है तो उसमें देखा जा सकता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन कैसा है, मटेरियल है कि नहीं है। वारंटी में ये नहीं देखा जाता मटेरियल है कि नहीं है। वारंटी ब्रीच हुई मतलब क्लेम या पॉलिसी गई। वारंटी भी सेम दो टाइप की होती है, एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड। अब वारंटी क्या है? वारंटी एक कंडीशन है जो कि एग्जैक्टली कंप्लाइड होनी चाहिए, मतलब जिसका पालन एकदम जैसा लिखा हुआ है, या जैसे एम्प्लॉयड है तो जैसा नॉर्मल बुक्स के अंदर है वो एग्जैक्टली वैसा ही कंप्लाई, मतलब उसका पालन वैसा ही होना चाहिए। चाहे वो उसका वारंटी का लेना देना आपके क्लेम से हो, पॉलिसी से हो, चाहे नहीं हो, अगर वो वारंटी वहां पे लिखी हुई है या एम्प्लॉयड अटैच होती है तो वो एज इट इज उसका पालन होना चाहिए। इसीलिए वारंटी क्या रिप्रेजेंट करती है? जो पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट है उसके ट्रूथ और उसके फुलफिलमेंट का वैलिडिटी, वो भी लिटरल। लिटरल मतलब एज इट इज वो रिप्रेजेंट करती है। तो वारंटी का पालन करना बिल्कुल स्ट्रिक्टली जरूरी है और लिटरली जरूरी है। जैसे अगर कंडीशन में लिखा है इमीडिएटली तो आपने 2 दिन में दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यही वारंटी में लिख दिया जाए कि मैं इमीडिएटली सूचना दूंगा और आपने इमीडिएटली नहीं दी होते, भले ही 1 घंटे बाद ही दी, तो भी वो क्लेम आपका खारिज हो जाएगा अगर उसको अपन वारंटी बनाएंगे तो। इंश्योरेंस के अंदर कानूनी हिसाब से वारंटी और कंडीशन दोनों को लगभग सेम ही माना जाता है, कानूनी हिसाब से, है ना। इंश्योरेंस लॉ के हिसाब से ब्रीच ऑफ वारंटी इक्वली विथ ब्रीच ऑफ कंडीशन एक इंश्योरर को राइट देता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दे एब इनिशियो, मतलब शुरू से ही, डेट ऑफ इंसेप्शन से, जब से पॉलिसी इफेक्ट में आई तब से खत्म कर दे, या फिर डेट ऑफ ब्रीच से, या जब वो वारंटी का खंडन हुआ है उस डेट से, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन डाली हुई है। एग्जाम्पल ऑफ वारंटी। फायर इंश्योरेंस में क्या वारंटी है? आपने फायर इंश्योरेंस में एक वारंटी दी, पॉलिसी कराते समय एक डिक्लेरेशन दिया कि बिल्डिंग जो है वो कच्चा कंस्ट्रक्शन नहीं है, हमारी सारी की सारी पक्का कंस्ट्रक्शन है। तो ये एक वारंटी हो गई। अब आपने ये जिम्मेदारी ली है, चाहे वो देखने आए नहीं आए, बट आपने ये लिख के दे दिया कि कच्चा कंस्ट्रक्शन नहीं है मेरे यहाँ। अगर क्लेम के टाइम कच्चा कंस्ट्रक्शन मिलता है तो ब्रीच ऑफ वारंटी है। वारंटेड डेट फायर एक्सटिंग्विशर है जो वहां पे लगा रखे हैं। इस वारंटी के, आपने ये वारंटी दी कि मैंने फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखे हैं, तो आपको टीएसी के हिसाब से कुछ डिस्काउंट भी मिला क्योंकि आपने फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगा रखे हैं। तो ये आपने वारंटी दी है, डिस्काउंट ले लिया। सिमिलरली
जब आप एनसीबी लेते हो वो भी एक वारंटी है। एनसीबी में आपने बोल दिया कि मैंने पिछले साल कोई क्लेम नहीं लिया, आपको 20% डिस्काउंट मिल गया, लेकिन वो जब उसका ब्रीच होता है तो वो वारंटी का ब्रीच होता है। या आपने वारंटी उसमें लिख दिया कि मैं यहाँ पे नॉन हैजार्डियस गुड्स ही रखूंगा, हैजार्डियस गुड्स नहीं रखूंगा, तो हैजार्डियस और नॉन हैजार्डियस गुड्स की रेटिंग में फर्क होता है। बाद में क्लेम के टाइम पता चला कि आपने पैसा तो नॉन हैजार्डियस का दिया, लेकिन आप बिजनेस हैजार्डियस का करते हो, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इसको थोड़ा सा याद करके जाना, क्योंकि वो कभी कभी पूछ लेगा आपसे हैजार्डियस गुड्स जिनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो जैसे एक वारंटी दी कि हम यहाँ पे हैजार्डियस गुड्स इस वाले एरिया में नहीं रखेंगे। क्या है? कॉइल वेस्ट, कॉइल फाइबर, कैडीज, ये हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। ये सारे क्या हैजार्डियस गुड्स हैं, इनमें आग बहुत जल्दी लगती है और बड़े पैमाने पे लगती है, ज्यादा फ्लेमेबल होते हैं। जैसे कि आपने वारंटी दी मरीन कार्गो के अंदर कि मैं डबल गनी बैग लूंगा, या फिर फर्स्ट क्लास स्टीमर से ही अपना माल भेजूंगा, या फिर मैं प्रोफेशनल पैकर से अपना माल पैक कराऊंगा, ये सारी वारंटी है। मरीन हल के अंदर क्या हो गया कि हमारा जो ऑपरेशन का एरिया है वो 300 नॉटिकल माइल से ज्यादा हमारा जहाज नहीं जाएगा, हमको ऐसी पॉलिसी चाहिए। और फिर आप 400 माइल के आगे ले जाके एक्सीडेंट करते हो तो ब्रीच ऑफ वारंटी है। या फिर आपने मेरी गाड़ी में मोटरसाइकिल में साइड गार्ड नहीं अटैच हुई है, या फिर बर्गलरी पॉलिसी लेते हुए आपने कह दिया कि मेरे यहाँ पे 24 घंटे वॉचमैन रहता है, तो ये सभी वारंटी है। बॉयलर पॉलिसी के अंदर आपने बोला कि मैं हर साल इंस्पेक्शन कराता हूँ, चेकअप कराता हूँ बॉयलर का। अब आ गया रिप्रेजेंटेशन और वारंटी। वारंटी और रिप्रेजेंटेशन अलग होते हैं। वारंटी क्या होगी? बीमा पॉलिसी लेते समय ओरल या रिटर्न कोई ना कोई वादा या स्टेटमेंट होते हैं जो कि पॉलिसी बनाते समय किए जा सकते हैं कि भाई आप ये करोगे या आप ये नहीं करोगे, उस टाइप के। रिप्रेजेंटेशन आप उस समय भी दे सकते हो और क्लेम के टाइम भी दे सकते हो। रिप्रेजेंटेशन जो है वो सब्सटेंशनली ट्रू होना चाहिए, मतलब सब्सटेंशनली मतलब का पूर्ण रूप से लिटरली सच होना हो, उसका जो एप्लीकेशन है उस हिसाब से सच होना चाहिए। जैसे एक्सीडेंट की परिभाषा है वो आपको मोटा मोटी सही बतानी है, तो मोटा मोटी रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। लाइन टू लाइन, शब्द टू शब्द सही होना हो, मोटा मोटा आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ठीक होना चाहिए। अगर आपने बोला कि पेड़ से भिड़ी है तो जरूरी नहीं आप पूरा ढंग से पेड़ से बताओ उसको, ऐसे भी लिख दोगे कि भाई मेरी गाड़ी असंतुलित होकर पेड़ से भिड़ गई तो भी चलेगा। दोनों में फर्क क्या है? वारंटी चाहे मटेरियल है या नहीं है, क्लेम नो क्लेम होगा, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जब भी गलत होगा तो देखा जाएगा कि भाई ये जो रिप्रेजेंटेशन किया है इंश्योर्ड ने, क्या ये इस क्लेम के लिए मटेरियल है, इससे कोई क्लेम पे फर्क पड़ रहा है, ये देखा जाएगा। वारंटी जब भी खंडन होगा वारंटी का, ये नहीं देखा जाएगा कि क्लेम पे फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, या इसका लेना देना है या नहीं। इंश्योरर के पास में राइट है कि वो नो क्लेम का लेटर आपको थमा दे, लेकिन जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन गलत होगा वहां पे इंश्योरेंस कंपनी को देख के कस्टमर को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि आपने जो बताया इस वजह से हमारे से ये गलती हुई, या आपने जो किया उस वजह से आपकी गलती से क्लेम आया है। डिफरेंस क्या है? वारंटी मस्ट बी स्ट्रिक्टली एंड लिटरली कंप्लाइड, वारंटी का पालन जो है स्ट्रिक्टली और लिटरली होना चाहिए, जबकि रिप्रेजेंटेशन मोटे मोटे सही होने चाहिए, सब्सटेंशनली करेक्ट होने चाहिए।
ब्रीच ऑफ वारंटी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना देगा। ये क्वेश्चन आता है, इसको अंडरलाइन कर लो। यहां से यहां तक आएगा ये वर्ड गायब कर देंगे, तो आपको डालना है वॉइडेबल। ब्रीच ऑफ वारंटी विल मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब है अगर इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो वो पॉलिसी खारिज कर दे, इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो क्लेम आपको दे दे। वारंटी जो है पॉलिसी में इंक्लूड की जाती है, रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। या तो प्रपोजल फॉर्म के टाइम में तो प्रपोजल फॉर्म में रहेगा, क्लेम के टाइम में तो क्लेम फॉर्म पे आएगा। प्रपोजल फॉर्म आपको सबको ध्यान ही है। इन सब के अंदर प्रपोजल फॉर्म के अंदर सारी जानकारी जो बीमा करने के लिए चाहिए होती है वो होती है। इसके अंदर नीचे एक डिक्लेरेशन होता है जो कि वारंटी का काम करता है। उसमें क्या लिखा होता है? इट इज वारंटेड दैट, ऊपर जो भी मैंने कहा है वो सब कुछ सत्य है और कंप्लीट है। ये एक इसके अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस तरह का डिक्लेरेशन होता है। आई हियर बाय वारंट दैट अबव स्टेटमेंट एंड पर्टिकुलर आर ट्रू एंड कंप्लीट। हमने कुछ भी छुपाया नहीं है, फलाना ढिमकड़ा। अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो कंपनी हमारे पॉलिसी या क्लेम को खारिज कर सकती है। अब आगे इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड वारंटी क्या हो? ये पहला पहला एग्जाम्पल ही यही क्वेश्चन आता है, ये वाला। इट इज अ इम्प्लाइड वारंटी इन मरीन इंश्योरेंस दैट द शिप शैल बी सी वर्दी फॉर द पर्पज ऑफ पर्टिकुलर एडवेंचर ऑफ इंश्योर। ठीक है सर, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर लो, काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका पहले भी। ये वारंटेड है मरीन इंश्योरेंस के अंदर के जो जहाज है वो पर्टिकुलर जिस रूट जिस चक्कर का, मतलब इसमें क्या एक चक्कर का भी बीमा होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाके आए, माल छोड़ के आए, उतना ही बीमा चाहिए मेरे को, भले वो 10 दिन का है, 1 महीने का ट्रैवल है। उस जिस चीज का बीमा ले रहा है वहां पे जाने के लिए सी वर्दी होना चाहिए। शिप शैल बी सी वर्दी फॉर द पर्पज ऑफ पर्टिकुलर। अगर पता चला कि वो सी वर्दी नहीं था तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा। जहाज फिट होना चाहिए उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए जिस काम के रिलेटेड आपने बीमा लिया है। वॉयज का मतलब हो गया यात्रा। तो उस जिस यात्रा के लिए आपने बीमा लिया वो यात्रा करने के लिए जहाज फिट होना चाहिए, इम्प्लाइड वारंटी है। दूसरी वारंटी क्या है इम्प्लाइड वारंटी? कि जब शिप पोर्ट पे होती है तो एक इम्प्लाइड वारंटी क्या है? जो आपका जहाज है वो रीजनेबली फिट होना चाहिए ऑर्डिनरी पेरिल ऑफ पोर्ट। पोर्ट के ऊपर जो ऑर्डिनरी पेरिल है, जैसे कि दूसरे जहाज ने हल्की सी टक्कर मार दी या आपने एंकर डाला, एंकर डालने से जहाज डूब गया, तो वो नहीं माना जाएगा। या एंकर जहाँ कसा हुआ था वो हिस्सा ही टूट गया और उसका क्लेम आप डालना चाह रहे हो तो वो नहीं मिलेगा। वो एक नॉर्मल कोर्स है जिसके लिए कि आपका जहाज फिट होना चाहिए एंकर वैंकर डालने के लिए, और थोड़ी बहुत जो टक्कर होती है ऑफ शोर पे उसके लिए आपका जहाज फिट होना चाहिए। जब बड़ी यात्रा होती है तो हर स्टेज पे माल उतारने के समय पे उस चीज के लिए सी वर्दी होना चाहिए, माल ढोने के लिए ढोने की स्टेज पे सी वर्दी होना चाहिए। ये एक और क्वेश्चन आया, व्हेन अ शिप इज डीम्ड टू बी सी वर्दी। तो सी वर्दी कब कहा जाता है जहाज को? जब वो रीजनेबली फिट हो एनकाउंटर ऑर्डिनरी पेरिल ऑफ सी ऑफ द एडवेंचर ऑफ इंश्योर।
जिस यात्रा के लिए, एडवेंचर का मतलब तो यहाँ पे यात्रा ही है, जिस यात्रा के लिए जा रहे हो उसमें नॉर्मली जैसे मौसमी बरसात आ गई तो वो झेलने की कैपेसिटी, थोड़ी बहुत लहरें आ गई नॉर्मल, वो झेलने की कैपेसिटी जब जिस जहाज में होती है तो वो सी वर्दी बोला जाता है। अगर वो नॉर्मल सी के पेरिल मतलब नॉर्मल छोटे मोटे या बरसात वगैरह भी नहीं झेल पाएगा जो नॉर्मली होने ही है, तो उसको सी वर्दी नहीं बोला जाता है। जैसे आप रोड वर्दी किसको बोलते हो? जो स्पीड ब्रेकर वगैरह ये नॉर्मल चीजें झेल सके और गाड़ी आराम से चल सके उसके बावजूद भी, है ना? वैसे ही सी वर्दी है। ये गुड्स पे है कि गुड्स और अदर मूवेबल जो जहाज में लोड किए गए हैं वो सी वर्दी होना चाहिए, मतलब उसकी पैकिंग वगैरह ऐसी होनी चाहिए कि वो जहाज के नॉर्मल, थोड़ा बहुत पानी आ गया, थोड़ी बरसात आ गई तो वो खराब नहीं होना चाहिए। आप उसको सी वर्दी बना दो। मान लो चीनी है तो उसको प्लास्टिक में डबल बैग में डाल के या जैसे भी आपकी पैकिंग करनी है पैकिंग करके ले जाओ, बांध के ले जाओ, हिले नहीं। उसके बाद में क्या वारंटी है कि जो एडवेंचर कर रहे हो आप, जिसका इंश्योरेंस कर रहा है, एडवेंचर का मतलब यात्रा, वो यात्रा लॉफुल होनी चाहिए, गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए। अब भैया क्लॉजेज आ गए हैं। क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज इंश्योरेंस कंपनी के कवरेज को बढ़ाने या घटाने के लिए काम लिए जाते हैं। एस्केलेशन कॉज फायर इंश्योरेंस। इस क्लॉज में क्या होता है, जो परसेंटेज सेलेक्ट किया है वो सम इंश्योर्ड का 25% नहीं होना चाहिए। एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है, जैसे मैंने आज कोई प्लॉट लिया 1 लाख का, वो 5 साल 10 साल का बीमा कराया, तो भैया 5 साल पे उसकी कीमत कुछ तो बड़ी होगी, वो कवर करने के लिए एस्केलेशन क्लॉज लेते हैं फायर में। अब इसमें क्या है, छोटे छोटे इसमें एक्सटेंशन भी डालते हैं, जैसे कि कीमत बढ़ेगी पर 1 साल में 25% से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, एडिशनल प्रीमियम इतना देना पड़ेगा। किसी भी पॉइंट पे सम इंश्योर्ड असेसमेंट के बाद में एस्केलेशन क्लॉज इसके बाद लागू होगा, इससे पहले लागू होगा। एस्केलेशन क्लॉज जो है आपने लिया है ये बिल्डिंग मशीनरी एसेसरी पे होगा, स्टॉक पे नहीं होगा, ये आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है सर। एस्केलेशन क्लॉज फायर पॉलिसी में बिल्डिंग मशीनरी और एसेसरी पे ही लागू होगा, स्टॉक पे लागू नहीं होगा। प्रोराटा कंडीशन या नॉर्मली आप इसको मान ही लिया करोगे प्रोराटा लगेगा, मोटर को छोड़ के सब में प्रोराटा लगता ही है। प्रोराटा का वही मतलब हो गया अंडर इंश्योरेंस कराया। अंडर इंश्योरेंस सब समझ गए ना? रविंदर तू लगाता है ना दमेजा जी के यूआई, दमेजा जी को लगाते हुए देखा कि यूआई कभी? फाइल ही नहीं बनाई होगी तूने फायर वायर की। उसी में लगता है यूआई, अंडर इंश्योरेंस, और अंडर इंश्योरेंस के हिसाब से प्रोराटा कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो बाकी इसमें कुछ खास नहीं है।
टेम्परेरी रिमूवल क्लॉज, ये क्या है? ये भी एक एड ऑन लेता है कस्टमर, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में उसको अपना जो माल है उस गोदाम से दूसरे गोदाम पे ले जाने के लिए हटाना पड़ता है। तो क्योंकि गुड्स जो हैं उसने जो पॉलिसी ली है वो स्पेसिफिक गोदाम के लिए ली है, उसके बाहर कोई गुड्स पड़ा होगा और वहां डैमेज हो गया, वो तो कवर होगा नहीं। उससे बचने के लिए टेम्परेरी रिमूवल क्लॉज अटैच किया जाता है एंडोर्समेंट के थ्रू। कौन? हाँ देख ले। तो टेम्परेरी रिमूवल क्लॉज इसीलिए लिया जाता है कि कुछ पैसे एक्स्ट्रा देके अगर उसको जरूरत हो तो मान लो 30 दिन के लिए या जो भी इसकी कंडीशन होती है अंटर संटर, तो उसके अंदर क्या डाला हुआ होता है इंश्योरेंस कंपनी ने कि भाई आप स्टॉक टेम्परेरीली रिमूव कर सकते हो लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल सम इंश्योर्ड के। टोटल सम इंश्योर्ड अगर 1 लाख का है तो आप 10,000 से ज़्यादा का माल टेम्परेरी रिमूवल क्लॉज में कवर नहीं करवा सकते। प्रो राटा की कंडीशन वो सेम ही है अंडर इंश्योरेंस। ये वाला क्लॉज समझ में आ गया ना, टेम्परेरी रिमूवल वाला? एस्केलेशन क्लॉज भी समझ में आ गया, आसान है। डेजिग्नेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्लॉज, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके क्वेश्चन आएगा तो ये समझ के जाना आप। डेजिग्नेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्लॉज क्या बोलता है? फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वेयर नेसेसरी द आइटम अंडर विच एनी प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड द इंश्योरर एग्री टू एक्सेप्ट डेजिग्नेशन अंडर विच द प्रॉपर्टी हैज टू बी एंटर्ड इन इंश्योर्ड बुक। डेजिग्नेटर प्रॉपर्टी क्लॉज लगा के अंडर राइटर ये एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर इंश्योर्ड ने उस बिल्डिंग के अंदर लैपटॉप का कवर लिया है तो वो लैपटॉप उसकी स्टॉक में है या उसके एसेट में है या उसकी लाइबिलिटी में है, वो जैसा इंश्योर्ड की बुक में डाला हुआ है ना वैसा वो मानेगा। ये होता है डेजिग्नेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्लॉज। मतलब वो प्रॉपर्टी कौन सी कैटेगरी में आ रही है, तो वो प्रॉपर्टी इंश्योर्ड की बुक में जिस कैटेगरी में आ रही है उसमें माना जाएगा। ये डेजिग्नेशन प्रॉपर्टी क्लॉज है। जैसे कि एक एग्जांपल, कंपाउंड वाल कैपिटलाइज हो गई एक प्लांट की, या फिर एक एयर कंडीशनर है वो उसको मशीन के अंदर उसने इंश्योर्ड की बुक में मशीन के अंदर काउंट किया हुआ है। अब आप बोलोगे कि ये तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। अगर आपने प्रॉपर्टी क्लॉज ये वाला पॉलिसी में लगवाया है कस्टमर ने एक्स्ट्रा पैसे देके, तो एसी को अगर इंश्योर्ड ने मशीनरी के रूप में अपने खाता बही में डाला हुआ है तो आप भी उसको मशीनरी मानोगे, उसको आप इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन नहीं मानोगे। डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए लिया जाता है, डिस्प्यूट अवॉइड करने के लिए। इसमें क्या बोलती है इंश्योरेंस कंपनी के जो इंश्योर्ड की बुक के अंदर नाम लिखा हुआ है हम उससे मानेंगे। ये क्लॉज आपको समझ में आ गया? ये आपको रट के जाने से कुछ नहीं होगा। ये क्लॉज अगर समझा हुआ है, बहुत छोटा क्वेश्चन आता है, ये लाइन लिखी हुई आएगी नीचे वाली और आपको बताना होगा कि कौन सा क्लॉज है। 4-5 क्लॉज दे देंगे कोई भी उठा के, एग्रीड बैंक फलाना ढिमगड़ा, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। अगर मैंने आपको समझाया वो आपने सुना है तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे। ओमिशन टू इंश्योरर एडिशन एंड अल्ट्रेशन एंड एक्सटेंशन क्लॉज, ये क्लॉज इंसर्ट कराया जाता है कि मैं भाई कभी अल्ट्रेशन कराऊं तो मेरा आप कवर ले लोगे, कभी एक्सटेंशन कराऊं तो आप कवर ले लोगे। इन सब का एक परसेंटेज बांध दिया जाता है कि 5% सम इंश्योर्ड का एक बार में होगा या एक साल में होगा, इस तरह से रहता है। इसके में क्या कंडीशन रहती है कि आपको पॉलिसी पे 5% सम इंश्योर्ड का प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। नई बिल्डिंग जो होती है उनका इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा, फलाना ढिमकड़ा, इनमें से कोई क्वेश्चन आता नहीं है। मोटा मोटा आप ये समझ लो, ओमिशन टू इंश्योर, एडिशन, अल्ट्रेशन, एक्सटेंशन, इनसे क्या करोगे आप?
जो आपने बिल्डिंग का कवरेज लिया हुआ है उसमें कुछ नया ऐड करते हो, अल्ट्रेशन करते हो या उस बिल्डिंग का एक्सटेंशन करते हो, तो आप एक्स्ट्रा पैसे दे के करा सकते हो, लेकिन उसकी कुछ मर्यादाएं हैं, उसके अंदर रह के ही एक्सटेंशन हो पाएगा। एग्रीड बैंक क्लॉज, ये बैंक का इंश्योरेबल इंटरेस्ट लाने के लिए होता है। IMT 7 इसी का एक उदाहरण है। जहां पे भी एग्रीड बैंक क्लॉज लिखा हुआ मतलब वो लोन पे है चीज, इसीलिए बैंक का उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। तो सबसे पहला इसमें क्या होता है, इसके फीचर क्या है कि क्लेम जो पे होगा वो बैंक को होगा, और बैंक की डिस्चार्ज के बाद अगर कुछ बचता है तो वो इंश्योर्ड को मिलेगा। जब भी सेटलमेंट होगा, अगर बैंक ने कुछ NEFT वगैरह कुछ भी दी है, सेटलमेंट का कोई लेटर दिया है बैंक ने, तो वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि बैंक का पहले उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। इसमें अगर कोई भी कंडीशन के ब्रीच की वजह से पेमेंट में दिक्कत आ रही है, तो अनटिल अनलेस वो बैंक की तरफ से नहीं हो, बैंक का उसमें कोई योगदान नहीं रहेगा। तो ये कंडीशन तो कभी लागू होती नहीं है। कोई भी अल्ट्रेशन होगा तो वो तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक बैंक को नोटिफाई नहीं किया जा सकता, तब तक बैंक से आप प्रीमियम नहीं मांग सकते, आपको इंश्योर से मांगना पड़ेगा। पे करने के बाद बैंक का अगर कोई राइट बनता है सबरोगेशन का, कि बैंक किसी पे केस करके वो पैसा ले सकती थी, तो वो राइट इंश्योरर के पास में आ जाता है। सिंपल सही है। अब ये सारे क्लॉजेज आपको पढ़ने पड़ेंगे सर। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, कस्टम ड्यूटी, कटिंग क्लॉज, पेयर एंड सेट क्लॉज, ये आप ध्यान से पढ़ोगे। मरीन कार्गो के जितने भी क्लॉज हैं, इनमें से 2 से 3 नंबर पक्के आएंगे, बिल्कुल आसान आएंगे। अगर आपको ये नाम याद है ना, टाइटल, ये काले वाले टाइटल याद है और समझा हुआ है, तो आप आराम से कर लोगे। इंस्टीट्यूट रिप्लेसमेंट क्लॉज, इसके अंदर क्या बोला गया है? इन द इवेंट ऑफ क्लेम ऑफ लॉस डैमेज रिकवरेबल हियर अंडर, द कंपनी ओनली पे द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग or if necessary replacing the damaged part, but in no case to exceed the insured value of the parts so that damaged. This clause is used whenever machinery, plant, equipment is required to be insured. ये क्या लिमिट होती है इससे? जो पार्ट खराब हुआ है केवल वही डलेगा, पूरी मशीन आपको चेंज करने का पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है सर। इंस्टीट्यूट रिप्लेसमेंट क्लॉज से अपन क्या समझते हैं कि अगर कोई पार्ट डैमेज हुआ है तो केवल वो पार्ट ही नया डाला जाएगा, पूरा सम इंश्योर्ड पे नहीं किया जाएगा। पेयर एंड सेट क्लॉज, पेयर एंड अच्छा, ये रिप्लेसमेंट क्लॉज के अंदर इसमें पार्ट का पैसा प्लस लेबर चार्जेस, फॉरवर्डिंग, फिटिंग वगैरह ये पे की जाएगी। ठीक है, वो तो नॉर्मली समझ ही जाओगे। पेयर एंड सेट क्लॉज का मतलब क्या है? पेयर एंड सेट क्लॉज का ये मतलब है कि when the value of a set or pair, for example object of art or jewelry etc., depend on their continuance as a pair of set, the value drastically diminished। कहने का अर्थ ये है, कुछ चीजें जोड़े में आती है, उनके लिए ये पेरेंट क्लोज सेट लगाया जाता है जब ऐसा माल मरीन कार्गो पॉलिसी में कवर हो, जैसे कि झुमके या हाथ के दस्ताने या फिर पैर के मोजे, जो भी जोड़े में आते हैं, डबल आते हैं, जिनमें से एक के गुम जाने पे दूसरे की वैल्यू बहुत भयंकर कम हो जाए। एक जूता गुम गया तो दूसरे की कोई वैल्यू लगभग ना के बराबर रह जाती है। ऐसे इवेंट के अंदर बाकी का जो पेयर है वो इंश्योर्ड अबेंडन कर देगा, मतलब छोड़ देगा, क्योंकि वो उसके किसी काम का नहीं रहता है। तो इसीलिए कस्टमर क्या मांगेगा? टोटल लॉस, कि भाई मेरे तो जूता था 7 नंबर का, एक एक जूता गुम गया, दूसरा जूता 7 नंबर का, मैं क्या करूं? मेरे लिए तो वो टोटल लॉस है। लेकिन ये पेयर एंड क्लॉज सेट लगा के अंडरराइटर जो है वो उसकी लाइबिलिटी लिमिट करता है इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ द लॉस्ट या डैमेज पार्ट,
कि हम तो जितना पार्ट डैमेज हुआ है उसी का पैसा देंगे। जैसे कि झुमका है, 2 झुमके आते हैं, एक झुमका टूट गया तो आप उस पूरे पेयर का टोटल लॉस क्लेम नहीं कर सकते, जो हिस्सा टूटा है उसी का लॉस आप क्लेम कर सकते हो। ये पेरेंट लॉस सेट है। कटिंग क्लॉज इसी तरह का है, अगर कोई पाइप वाइप बैंड हो गया तो आप पूरी की पूरी लंबी पाइप नहीं लोगे, उसका वो हिस्सा काट के जो डैमेज हिस्सा है वो साल्वेज में दोगे, बाकी का हिस्सा आपको काम में लेना पड़ेगा। ठीक है। वारंटेड दैट डैमेज पोर्शन शुड बी कट ऑफ, डैमेज पोर्शन कट ऑफ होगा और बैलेंस को यूज किया जाएगा। ये नॉर्मली क्या होता है, पाइप वाइप ऐसे चीजों में काम में ली जाती है। पाइप हो गया या कोई बड़ा रोल हो गया स्टील का, उसमें काम ली जाती है। इसमें लाइबिलिटी अपनी जो होगी डैमेज पार्ट तक ही लाइबिलिटी अपन लेंगे। मान लो 10 फुट का है, 2 फुट उसमें से खराब हो गया तो 2 फुट का आपको पैसा दे देंगे, उसकी कटिंग का पैसा भी दे देंगे, बाकी का 8 फुट आपको पे हम नहीं करेंगे, वो आप यूज लोगे। लेबल क्लॉज, इसके अंदर क्या होता है, कोई बोतलें हैं, सेंट की शीशी है, हेयर शैम्पू की शीशी है, गीली हो गई, उसके लेबल खराब हो गए, तो बोलते हैं, कस्टमर बोल देगा कि मेरा ब्रांड वैल्यू पूरा खराब हो गया। अब ये मेरी पैकिंग है, लेकिन कौन मानेगा कि ये मेरी पैकिंग है? तो लेबल क्लॉज लगा के अंडरराइटर ये करता है कि हम सिर्फ लेबल का पैसा देंगे। ठीक है सर। तो क्या आता है सर? है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता सर। ये देखो इसने क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग डैमेज टू लेबल ऑन टिन्ड और बोतल गुड्स अनलेस द गुड्स देमसेल्व्स आर डैमेज एट द सेम टाइम। सिंपल सा मतलब ये है, अगर आपके जो प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर स्टिकर लेबल प्रिंटिंग खराब हुई है आपके पास में और अंदर का माल सेफ है, तो हम सिर्फ उसका जो लेबल का रीप्रिंटिंग का कॉस्ट है वो ही पे करेंगे। आपका माल भी खराब हो गया है तो बात अलग है। हम्म। हाँ। हम्म। तो उसमें ये नहीं लगाया होगा, तो ये भाई उसने लिया नहीं होगा ना। ये उसने पैसे दे के एड ऑन हटाया हुआ होगा, ये क्लॉज हटवाया हुआ होगा, इसलिए दिया होगा आपने। नहीं, आपने नहीं दिया, उसकी कहने का अर्थ है, अंडरराइटर ये लगाता है इसलिए है कि आप लेबर डैमेज होने से उससे पूरा पैसा ना मांग लो। जैसे कटिंग नहीं क्लॉज है। नहीं, ये कह रहे हैं बताओ। इन्होंने पॉलिसी नहीं पढ़ी होगी उसकी ठीक से, ये जब भी क्लेम हो दिया सकता था। है, या हो सकता है उसने ये पैसे दे के हटवा लिया हो, या फिर अंडरराइटर ने भूल से लगाया ही ना हो। जैसे कि कटिंग क्लॉज है, अंडरराइटर कटिंग क्लॉज लगाएगा ही क्यों अगर उसको पूरा पाइप देना है तो? सपोज करो मेरे 10 फुट का एक दरवाजे की लकड़ी जा रही है, अब मुझे तो वो 10 फुट की काम लेनी है क्योंकि ऑर्डर ही 10 फुट का है दरवाजे का। अब वो 2 फुट अगर डैमेज हो गई तो वो लकड़ी कस्टमर थोड़ी लेगा, क्योंकि उसके दरवाजे की हाइट तो ऑलरेडी 10 फुट है, 10 फुट से छोटी लकड़ी तो उसके जॉइंट लग जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो तो कहेगा कि यार ये 4 पीस मेरे टोटल लॉस करो। लेकिन कटिंग क्लॉज लगने से क्या हुआ, आपने उसको 2 फुट का ही पैसा दिया, बाकी 8 फुट का नहीं दिया। तो ये उसने अंडरराइटर ने पैसा बचाया ना, उसी तरह अंडरराइटर यहाँ पे भी पैसा बचाना चाह रहा है। सिमिलर चीज है। और ये जितने भी है ना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये मरीन वाले जितने भी है ना, इंस्टीट्यूट रिप्लेसमेंट कॉस्ट से लेके, ये हेडिंग समझ में से अभी लो, ये हेडिंग एक बार वापस पढ़ के जाना, ताकि याद रहे कि कौन कौन से क्लोजेस होते हैं। पेयर एंड सेट, कटिंग क्लॉज का क्या मतलब होता है? कटिंग क्लॉज का मतलब, यहाँ पे आप पाइप है ना, पाइप के ऊपर कर लो तो आपको याद आ जाएगा। पाइप कहाँ गया रे भाई? ये तो कहीं पाइप लिखा है ना, ये रहा। पाइप पे गोला कर लो तो याद आ जाएगा। लेबल क्लॉज तो अब आपको रविंदर से याद ही रहेगा। तो इनमें से ये आपके दो 2 3 नंबर ये फोकट के आपके पक्का आ जाएंगे।
ऐसे ही इंजीनियरिंग एरिक्शन ऑल रिस्क और मरीन कम एरिक्शन के अंदर एयर फ्रेट होता है, उसके लिए भी क्लॉज डला हुआ होता है कि भाई आपका कोई बीच में मशीन खराब हो गई, आपने उस मंगाई, अब बीच में खराब हुई है तो आप उसको हवाई जहाज से मंगाओगे, तो उसका एयर फ्रेट भी हम देंगे, इतना इतना देंगे, उसका एडिशनल प्रीमियम इतना रहेगा, लिमिट ऑफ लाइबिलिटी इतनी होगी। मान लो एयर फ्रेट की आपने ये क्लॉज डलवा लिया, उस क्लॉज के अंदर आपकी एयर फ्रेट लिया हुआ है 25,000 का और आपके 38,000 लग गए, तो बीमा कंपनी 38,000 नहीं देगी, 25,000 ही देगी। इस तरह के ये क्लॉज है। कस्टम ड्यूटी का भी एक क्लॉज है कि हम इतने रुपए में इतने रुपए, हमारी कस्टम ड्यूटी अगर बढ़ गई, घट गई या कुछ लफड़ा हो गया तो ये आप कवर करोगे नहीं करोगे, उस तरह का क्लॉज है। क्वेश्चन इसमें से ज्यादा आते नहीं है, क्वेश्चन आपके इसमें से पक्के आएंगे। ये जो 5 है ना आपके मरीन कार्गो वाले, रिप्लेसमेंट क्लॉज, पेरेंट सेट क्लॉज, कटिंग क्लॉज, लेबल क्लॉज, गारंटी है 2 नंबर इन 4 में से आएंगे ही आएंगे। वो चाहे आपको ये पूछेगा कि ये पाइप लंबा छोटा है तो अब इसको काट के काम लेना पड़े, कौन सा क्लॉज होगा, ये चारों क्लॉज दे देगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, पर कॉन्सेप्ट समझा हुआ तो 2 नंबर ही आपके आ जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करते अपने 70-80 नंबर आ जाएंगे। 2-2 नंबर जोड़ते जाओ, 70-80 नंबर लेके आओ। कस्टम ड्यूटी वाला छोड़ो, पचड़े में नहीं पड़ना। इन्वेंट्री एंड वैल्यूएशन क्लॉज, ये किसमें होता है? मिसलेनियस बर्गलरी में। ये वाले कम पूछे जाते हैं, मरीन वाले पक्के पूछेगा। ये क्लॉज लगाया अंडरराइटर ने, इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्लॉज। इसमें क्या लिखा होता है कि जो भी इन्वेंट्री और वैल्यूएशन होगी वो प्रोफेशनल वैल्यूअर से होगी, आप इन हाउस नहीं कराओगे, ठीक है? और वो जो करेगा वैल्यूएशन, उसी के ऊपर हम क्लेम का सेटलमेंट करेंगे। हम आपके कहने से वैल्यू कम या ज्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे रीजनेबल डेप्रिसिएशन वगैरह भी लिमिट के हिसाब से लगाएंगे। ये हो गया कंडीशन ऑफ पार्शियल एवरेज। कंडीशन ऑफ पार्शियल एवरेज किस लिए लगाते हैं? फर्स्ट लॉस पॉलिसी के लिए। फर्स्ट लॉस इंश्योरेंस अप टू इतने % ऑफ टोटल लॉस। इसमें क्या होता है कि आपने सम इंश्योर तो खूब ले रखा है, लेकिन अगर आपका लॉस आएगा तो उसके अंदर अप टू इतने % से ज्यादा का नहीं आएगा। ये कब काम में लेते हैं? ये कंडीशन पार्शियल एवरेज की अपन तब लगवाते हैं जब अपने को डैमेज होने की आशंका कम हो। सपोज करो जयप्रकाश जी के पास में इतनी बड़ी मशीन है, इतनी बड़ी मशीन है, जिसमें उसको पूरा मशीन को उठा के ले जाने के लिए तो हेलीकॉप्टर भी फेल हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा इंश्योरेंस लिया कि पूरी मशीन तो मेरी 5 करोड़ की है, लेकिन मेरे को फर्स्ट लॉस पॉलिसी चाहिए जिसके अंदर 20 लाख का मेरे को फर्स्ट लॉस चाहिए। तो मैं एक, अगर वो तो भाई मल्टीपल अटेम्प्ट में वो 5 करोड़ तक पूरा कवर कर लेगा। अगर कोई डिजास्टर होती है, बिजली गिरी, ऐसा कोई भयानक हो गया तो भी वो 5। लेकिन फर्स्ट लॉस का मतलब अगर पार्शियल लॉस आएगा, जितने भी पार्शियल लॉस आएंगे तो उसको 20 लाख के आईडीवी के हिसाब से पे होंगे। समझ गए आप? समझ गए आप? जय भैया समझे आप? कैसे समझे? इससे दोनों को क्या फायदा होगा? इंश्योरेंस करने वाले को ये फायदा होगा कि 5 करोड़ का लॉस उसको देना नहीं पड़ेगा, और लेने वाले को क्या फायदा होगा? उसका प्रीमियम अगर 20% फर्स्ट लॉस लिया तो 20% के हिसाब से प्रीमियम लगेगा। तो ये हैवी हैवी चीजों में बल्क कमोडिटी में होता है, जैसे कि जहाँ पे प्रॉपर्टी का टोटल लॉस होना बिल्कुल मुश्किल हो, जैसे कि आपका मकान, उसमें आप फर्स्ट लॉस ले सकते हो क्योंकि मकान पूरा का पूरा तो गायब होगा ही नहीं। भाई भूकंप भी आएगा तो कुछ हिस्सा गिरेगा, कुछ मलबा बचेगा, फ्रिज बच जाएगा, किसी पे स्क्रैच आएंगे। टोटल लॉस का क्या मतलब है? पूरा गायब, अनयूजेबल। अब मकान में सब कुछ गिर जाएगा तो भी प्लॉट तो बचेगा, उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। उसी तरह बड़ी मशीन है तो उसका कोई पार्ट चुरा के ले जाएगा, पूरी मशीन नहीं ले जा पाएगा।
तो वहां पे ये काम आता है। की एंड रिकॉर्ड क्लॉज, कैश इन सेफ, और भैया कैश इन सेफ बहुत आता है भैया, ये तुम रट के जाना। ये की एंड रिकॉर्ड क्लॉज सिमिलर है कैश इन सेफ इंश्योरेंस के अंदर। कैश इन सेफ इंश्योरेंस क्या होता है कि आपका सेफ में रखे हुए पैसों या ज्वेलरी वगैरह का इंश्योरेंस, वो कैश इन सेफ इंश्योरेंस होता है। उसके अंदर की एंड रिकॉर्ड क्लोज क्या है, एक तो अंदर जो सेफ में रखा हुआ है, वही दो तीन फिक्स है, वो आती है 2 क्वेश्चन। हाँ, वही है की एंड रिकॉर्ड क्लोज, वही है कि एक तो उसकी चाबी से चोरी नहीं होनी चाहिए। नहीं, वही इसने की क्लॉज ही, बिल्कुल बिल्कुल क्लॉज ही वही है कि वो जो सेफ है उसके अंदर जो है वो चाबी या डुप्लीकेट चाबी से या कस्टमर के द्वारा निकला हुआ नहीं होना चाहिए, अनटिल अनलेस वो चाबी वायलेंस या थ्रेट से या फोर्सफुली कस्टमर से छीनी गई हो। दूसरा, ये तो हो गया की क्लॉज। रिकॉर्ड क्लॉज क्या है, रिकॉर्ड क्लॉज का मतलब आपने जो भी कैश उसमें रखा है सेफ के अंदर, उसके आपके लिखित में रिकॉर्ड होना चाहिए, डेली बेसिस पे या जैसे भी आप रखते हो, लिखित में रिकॉर्ड होना चाहिए। ये सिंपल सा क्लॉज है। अब इसके अंदर अपने को 2-3 कीवर्ड याद रखने। एक तो ऑब्टेन्ड बाय वायलेंट थ्रेट, ये वाला मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से क्वेश्चन आता है इसके अंदर। अगर चाबी से सेफ खुला है, देखो सेफ टूटा है, चाबी आप कस्टमर के पास है, तब तो कोई लफड़ा नहीं है। ये क्लॉज कब ऑपरेट करेगा, जब चाबी से खोल के चोर लेके चला गया। और चाबी से खोला है तो अगर उसने धमकी देके बंदूक की नोक पे चाबी उससे छीनी है तो आपको क्लेम मिलेगा। नहीं, आपकी टेबल पे रखी हुई थी चाबी, चोर ने उठाई लेके चला गया, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ये इतना सिंपल सा क्लॉज है। पहले हैजार्ड आप दोनों समझते हो, हैजार्ड का मतलब है खतरा, किसी भी चीज से होने वाला खतरा। जब किसी को किसी चीज से खतरा होगा, कुछ उसको हैजार्ड होगा, तभी आप बीमा लोगे। अब वो चीज क्या है उसको बोलते हैं पेरिल। जैसे कि आपको 10 तरह के खतरे हैं, आपको बिजली का खतरा है, पानी का भी खतरा है, तो ये तो सारे हो गए हैजार्ड। और जो बिजली पानी ये सब हो गए, ये हो गए पेरिल, जो कि हैजार्ड पैदा कर रहे हैं। फिजिकल और मोरल, फिजिकल हैजार्ड तो सिंपल ही हो गया, बिजली का गिरना, रोड का टकराना, गाड़ी से गाड़ी का टकराना, गाड़ी के ऊपर पत्थर गिर जाना, ये तो फिजिकल हो गए सारे। मोरल हैजार्ड, नियतों में घाटे या नियतों में बाटे, जबरदस्ती क्लेम ले रहा है, पीआई फ्रॉड कर रहा है, ये सब मोरल हैजार्ड है। जबरदस्ती स्टॉक में चोरी दिखा रहा है, फर्जी एफआईआर कर रहा है, ये मोरल हैजार्ड है। फिजिकल हैजार्ड को कैसे चेक करके तय किया जाता है कि भाई इसका इंश्योरेंस करना है, कितने रुपए में करना है, कहाँ नहीं करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है। फिजिकल हैजार्ड को कैसे चेक किया जाता है, इंस्पेक्शन ऑफ रिस्क। तो टू चेक फिजिकल हैजार्ड हम क्या यहाँ पे काम लेंगे, इंस्पेक्शन ऑफ रिस्क। बीमा करने से पहले हम सर्वेयर भेजेंगे या फिर इंस्पेक्टर भेजेंगे या फिर अंडरराइटर खुद जाएगा, चेक करके आएगा भाई इसको। जैसे उसने फायर एक्सटिंग्विशर लगाए तो छोटी मोटी फायर का हैजार्ड उसका कम हुआ तो अपन कम पैसे लेंगे। कैसा माल रख रहा है उस पर डिपेंड है, तो वो सब अपन इंस्पेक्शन करेंगे उस हिसाब से। फिजिकल हैजार्ड तो अपने को पता लग जाएगा कि अगर बहुत हिली एरिया में उसकी फैक्ट्री है तो वहां बाढ़ आने का कोई चांस नहीं है। समझ गए, तो ये हैजार्ड कम ज्यादा अपन फिजिकली तो चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्शन करके। और उसका एस्टिमेट भी लगाया जा सकता है प्रपोजल फॉर्म में, उसने जैसे जैसे भरा है अपन कितना ज्यादा हैजार्ड है या नहीं है। तो फायर के लिए क्या क्या हैजार्ड है, ये भी सारे आपको भैया लफड़ो है में। तो फायर के लिए क्या क्या हैजार्ड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंक्रीट की बनी है, ईंटों की बनी है, लकड़ी की बनी है। नंबर ऑफ स्टोरी कितनी है, जितनी ज्यादा उसमें बिल्डिंग में माले हैं, नंबर ऑफ फ्लोर है, स्टोरी का मतलब फ्लोर, उतना ही ज्यादा आग बुझाने में, आग पे काबू लाने में उसको प्रॉब्लम होगी, तो हायर हैजार्ड है। ऑक्यूपेशन क्या है,
ऑफिस बिल्डिंग है तो उसके अंदर क्लेम ज़्यादा आएंगे आपके पास, सब ऑफिस वाले। रेजिडेंशियल है, वेयर हाउस है, दुकान है तो फिर एलओपी का लॉस भी आएगा। वेयर हाउस है तो गुड्स का लॉस आएगा, रेजिडेंस है तो नॉर्मल आएगा। मैन्युफैक्चरिंग का है तो वर्कर के भी आएंगे, क्योंकि वर्कर भी मर सकता है। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, भाई उसमें क्या रखा जाता है सामान, हैजार्डियस, नॉन हैजार्डियस। वहाँ पे आप आरडीएक्स बनाते हो, क्या बनाते हो, या फिर आप वहाँ पे मोमबत्ती बनाते हो तो कोई हैजार्ड नहीं है, मोमबत्ती बना रहे हो आप वहाँ पे बैठ के कोई केमिकल बना रहे हो तो हैजार्डियस है। पेट्रोल फिल्टर कर रहे हो या एलपीजी गैस का गोदाम है तो वो हैजार्डियस है। उसी की जगह आप एक आटे की दुकान लगा के बैठे हो तो वो नॉन हैजार्डियस है, भाई आटा ही है, नॉर्मल कमोडिटी है। इलेक्ट्रिसिटी पावर कितनी यूज हो रही है, ज्यादा हो रही है तो हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी का आप किसी में बड़ी मशीनें यूज कर रहे हो, बड़े बड़े आपके इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफार्मर वगैरह काम आ रहे हैं, तो आपको फायर का रिस्क ज़्यादा है। नॉर्मल सी आप चक्की चलाने के लिए नॉर्मल बिजली का उपयोग कर रहे हो तो फायर का रिस्क कम। फायर ब्रिगेड से आपका डिस्टेंस कितना है, वाटर सप्लाई से आपका डिस्टेंस कितना है, पास में क्या क्या बिल्डिंगें हैं। आपकी तो आटे की चक्की है, लेकिन पड़ोस वाला आपके केमिकल का प्लांट है, तो केमिकल के प्लांट में आग लगी तो वो चांसेस है कि आपके यहाँ भी आग लग जाए, तो वो भी रिस्क आपका ज़्यादा है। मरीन के अंदर क्या क्या रिस्क है, हैजार्ड है मरीन के अंदर, ये तो आप एक बार समझ गए तो मेरे हिसाब से अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत होगी मैं बता दूंगा। ये मरीन वाला आप पूरा का पूरा अंडरलाइन कर लो, इसमें से क्वेश्चन पक्के आते हैं। मरीन के अंदर एज और टनेज ऑफ वेसल, कितने टन का वेसल मतलब जहाज, कितने टन का जहाज है और कितना पुराना है। जितना पुराना होगा उतनी उसकी रिस्क ज्यादा होगी। ये फिजिकल हैजार्ड की बात हो रही है अभी सारी। वॉयज, कौन सी यात्रा उसने ली है, अगर वो यूएस से जा रहा है तो सेफ होगा, नागालैंड जा रहा है तो मान लो उसको समुद्री लुटेरे हैं उस रास्ते पे तो ज्यादा हैजार्ड है, या कहीं पे मौसम खराब है वहां जा रहा है तो ज्यादा हैजार्ड है। जहाँ का मौसम स्टेबल रहता है, समंदर में लहरें नहीं उठती, वो कम हैजार्ड है। नेचर ऑफ कार्गो क्या है, शुगर है, तो शुगर में अगर थोड़ा सा भी पानी आया तो बोरी खराब हो जाएगी, तो इसका नुकसान होने का हैजार्ड ज्यादा है। मशीनरी है, इसके टूटने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप बहुत महंगी पेंटिंग वगैरह ले जा रहे हो, गोल्ड ले जा रहे हो तो चोरी होने के चांस ज्यादा है। मेथड ऑफ पैकिंग, पैकिंग कैसी कर रखी है, अगर डबल पैकिंग है तो कोई भी चीज बिखरने के, खराब होने के चांसेस कम है। लिक्विड कार्गो इन सेकेंड हैंड ड्रम, ये बैड, आपने लिक्विड कोई भी चीज है, लिक्विड आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसमें आप सेकेंड हैंड ड्रम का यूज कर रहे हो तो वो एक हैजार्ड ज्यादा है, क्योंकि सेकेंड हैंड वाला ड्रम हो सकता है उतना ठीक से पैक ना हो, नए ड्रम के बराबर सेफ्टी ना दे पाए। मोटर के अंदर हैजार्ड क्या है, एज एंड कंडीशन ऑफ व्हीकल, टाइप ऑफ व्हीकल, यूज ऑफ व्हीकल, ये सारा आपको रटे हुए हैं। टैक्सी है तो ज्यादा चलेगी, ज्यादा हैजार्ड है। बड़ी गाड़ी है तो बड़ा नुकसान आएगा, सामान महंगे आएंगे। ऑडी है तो स्पेयर पार्ट महंगे होंगे, ये सब हैजार्ड है। स्पोर्ट्स कार है, ज्यादा तेज दौड़ेगी, ज्यादा ठुकेगी, तो इसमें हैजार्ड ज्यादा है। नॉर्मल से अपनी अल्टो है, उसकी रेट कम रखो, क्योंकि उसको सिटी में ही चलाते हैं लोग, बाहर चलाते नहीं है, तो उससे हैजार्ड कम है। बर्गलरी में नेचर ऑफ स्टॉक कैसा है, आप हाई वैल्यू ज्वेलरी वगैरह का काम कर रहे हैं या नॉर्मल काम कर रहे हैं, तो ये सब हैजार्ड इस तरह से देखे जाते हैं। पीए के अंदर डेथ, हेल्थ और फिजिकल कंडीशन, ऑक्यूपेशन, ये चारों ही देखे जाते हैं, उस हिसाब से हैजार्ड को चेक किया जाता है। पब्लिक लाइबिलिटी के अंदर आपकी प्रीमाइसेस कैसी है, आप काम क्या कर रहे हो। पब्लिक लाइबिलिटी का ये मतलब होता है कि किसी ग्राहक की कोई चीज मेरे यहाँ पे रिपेयर होने आई, सही होने आई, दुरुस्त होने आई, या वो किराए पे छोड़ के गया। सपोज आपका पार्किंग लॉट है तो आप पब्लिक लाइबिलिटी लोगे, क्यों, लोग आपके यहाँ पार्क करके जाने गाड़ी, रात को उसका किसी ने कांच तोड़ दिया तो इस पॉलिसी में पे होगा। फिडेलिटी गारंटी, आपने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, वो अंट संट धोखाधड़ी करके चले गए, तो एम्प्लॉय की डिसऑनेस्टी के लिए फिडेलिटी गारंटी होता है। तो इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, लोग गलत करके आते हैं कि राम की एक कंपनी है, राम के 200 एम्प्लॉय हैं, लेकिन उसको डर है कि
उसके यहाँ पे कोई एम्प्लॉय बेईमानी ना कर ले, तो उसको कौन सा बीमा लेना चाहिए? 4 बीमे दे देंगे, तो आपको फिडेलिटी गारंटी वाला लेना है। ठीक है सर। एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी बीमे हैं उनको फिडेलिटी गारंटी बीमा बोलते हैं। ये कैसे चेक किया जाएगा? अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, मेकर चेकर वहाँ पे है कि नहीं है, सुपरवाइजन कैसा है, सोशल और फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की कैसी है, वो देख के हम फिडेलिटी गारंटी बीमा देंगे। कितनी उसकी सैलरियां हैं, क्या आप कैश, ऐसा तो नहीं आप कैश बहुत ज़्यादा हैंडल करने को दे रहे हो, आपका काम किस चीज़ का है, आप अपने एम्प्लॉय को सोना इधर उधर डेली आप 2 किलो सोना गोदाम से इधर लाने भेजते हो, तो रिस्क ज़्यादा है कि वो कभी ना कभी सोना लेके सरक जाएगा। या आप बंदूक वाले आदमी के साथ एक सुपरवाइजर भेजते हो, तो रिस्क कम है कि वो भाग जाए, क्योंकि उसके साथ एक बंदूक वाला और एक सुपरवाइजर है। वारंटी क्यों लगाई जाती है? फिजिकल हैजार्ड से बचने के लिए। जैसे कि एक वारंटी अभी बताई, अगर कस्टमर ये वारंटी देता है कि मैं माल जब भी भेजूंगा 2 गनमैन भेजूंगा, तो मेरी रिस्क कम हुई, मेरा हैजार्ड जहाँ कम हुआ वहां पे मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। वॉचमैन रख लिया कस्टमर ने और उसने वारंटी दे दी कि साहब मैं तो वॉचमैन रखूंगा, वॉचमैन रखेगा तो वहां पे अंडरराइटर डिस्काउंट दे देगा। ये मैं मेरी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, बट समझने की चीज है। तो वहां पे अपने को डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि वॉचमैन रखा हुआ है। अगर वॉचमैन वो नहीं रखेगा तो रिस्क बढ़ेगी, तो अंडरराइटर को रेट बढ़ाना पड़ेगा, या फिर उसको प्रपोजल को रिजेक्ट करना पड़ेगा कि भाई वॉचमैन नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं है तेरे बीमा करने की, मैं तो तेरा बीमा नहीं कर सकता, या तो उसको लोडिंग लगाना पड़ेगा, तो इसको महंगा पड़ेगा। अब कॉमनली वारंटी क्यों लगाई जाती है? इंटेंशन क्या होता है कि लॉस को लिमिट करने के लिए, कि अनटेसेंटल लॉस नहीं आ जाए, इसके लिए। तो मरीन कार्गो के अंदर देखो, वारंटेड एक्सक्लूडिंग ब्रेकेज। वारंटेड आपने क्या दिया कि हमको क्लेम तो लेंगे, लेकिन हम ब्रेकेज, चिपिंग, डेंटिंग, स्क्रैचिंग इसका हम क्लेम नहीं लेंगे। वारंटेड एंड एक्सक्लूडेड मोल्डिंग एंड मैरिज रूम। वारंटेड एक्सक्लूडिंग स्वेटिंग, हीटिंग, फ्रेश वाटर डैमेज। फ्रेश वाटर डैमेज मतलब हो गया जहाज के ऊपर जो पानी ले जा रहे हो उससे नुकसान हो गया तो वो नहीं मिलेगा, समुद्री पानी से नुकसान मिलेगा, सी वाटर नहीं है, ये फ्रेश वाटर है। हीटिंग स्वेटिंग मतलब कोई चीज बंद है, समुद्री पसीना हो गया, उससे कोई नुकसान हो गया, तो वो समुद्री पसीना कैसे होता है, वहां पे जो वेपर वगैरह होती है, क्लाइमेट चेंज होता है तो गर्म ठंडा होके वो जो वेपर होती है वो चैम्बर के अंदर चिपक जाती है और पसीना टाइप बन जाता है। नेचुरल लॉस वेट, जैसे सब्जी ले जा रहे हो, उसके अंदर ले गए तब 3 किलो सब्जी थी, फिर 2 किलो 900 ग्राम हो गई अपने आप ही पड़ी पड़ी, वो नेचुरल लॉस इन वेट है। पैकेज वगैरह के कारण आपकी शॉर्टेज हो गई तो वो कवर नहीं होगा, अनटिल अनलेस इंश्योर्ड पेरिल वहां पे ऑपरेट होनी चाहिए। ये क्लॉजेस क्यों लगते हैं बैग्ड कार्गो के अंदर? टू एलिमिनेट ऑर्डिनरी और इनएविटेबल लॉस, जो आने ही आने हैं, जैसे गिनती में गलती होना, तो वो होनी ही होनी है। 10 बार 10 पॉलिसी करोगे, एक दो में ऐसे लॉस आएंगे जहाँ पे गिनती में गलती हो गई। ऑर्डिनरी लॉस का मतलब है कि मालूम है आपको, हम यहाँ से मलेशिया भेजते हैं अपनी सिगरेट, तो उठा पटक में हमारा एवरेज एक डब्बा सिगरेट तो बैंड होती है, तो उसने यहाँ पे वारंटी लगा देगा वो कि हैंडलिंग डैमेज एक्सक्लूडेड। हैंडलिंग डैमेज का मतलब हो गया किसी ने उठा के पटक दिया, ट्रांसपोर्ट में थोड़े बहुत, जहाँ पे पूरा टोटल लॉस नहीं हुआ है, माइनर डेंट आ गया है आपकी पैकेजिंग में, अंदर की सिगरेट टूट गई है, छोटा पैकेट, वो नहीं मिलेगा, पूरा तो। तो इनएविटेबल का क्या मतलब है? जिनको हटाया नहीं जा सकता। एलिमिनेट ऑर्डिनरी और इनएविटेबल। ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य रूप से ये लॉस तो होना ही है, सबको पता है। इनएविटेबल का मतलब जिस लॉस को बचाया ही नहीं जा सकता, ऐसे लॉस को वारंटी लगा के एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे कि इनएविटेबल क्या है, मोटरसाइकिल या कार के इंश्योरेंस में
नॉर्मल वियर एंड टीयर पार्ट जो होते हैं, स्क्रू वगैरह, ये होने हैं। ऑयल चेंज, ऑयल भी इनएविटेबल है, वो भी आपका पेट्रोल है, वो इनएविटेबल लॉस है। गाड़ी चलाओगे तो पेट्रोल तो लगेगा ही। छोटे मोटे बोल्ट वगैरह, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, स्क्रू, नट बोल्ट, ये गाड़ी में नॉर्मली लगते हैं, तो ऑर्डिनरी और इनएविटेबल लॉस है, इसीलिए इनके लिए एक्सक्लूजन डाल दिया जाता है। क्लोजेस कैसे इंक्लूड किए जाते हैं? Cargo policies on cotton may be subject to pickling clause, under which insurer pay the cost of pickling of the cotton when this damage is minimized. दूसरे, अब यहाँ पे ये कह रहा है कार्गो पॉलिसी के अंदर पिकलिंग क्लॉज, ये पीछे नहीं लिखा हुआ है बट इसको आप अंडरलाइन कर लो। पिकलिंग क्लॉज से क्या होता है कि जितना नुकसान हुआ है उस कॉटन बेल के अंदर, उसको पिक करके अलग निकाल दिया जाता है, जिससे कि, कैसे आवाज आई, पिक करके अलग निकाल लिया जाता है और बाकी वाले को काम ले लिया जाता है। तो ये जो अलग करने की जो कॉस्ट है, लेबर है, वो बीमा कंपनी आपको देगी, ताकि जो डैमेज पोर्शन है उसका वो निकाल के अलग किया जा सके। उससे क्या हो गया, लॉस मिनिमाइज हो गया, वो पूरी की पूरी बेल आपको इंश्योरेंस क्लेम में नहीं देनी पड़ी, और बाकी की बची हुई आपके बेचने लायक रही। मर्चेंटेबल मतलब बेचने लायक, व्यापार करने लायक बच गई बाकी की। तो ये पिकलिंग क्लॉज भी भैया ये अंडरलाइन कर लो, आज तक आया तो नहीं है बट ये भी फेंक दे, क्या पता ऐसे ही। सर्वे बिफोर एक्सेप्टेंस, सिंपल सा मतलब है, आपको जो बीमा करना है उससे पहले आप उस इंस्पेक्शन का रिस्क करवा लो। अगर आपको लग रहा है रिस्क ज्यादा है तो लोडिंग लगवा दो। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कवर कर दो, कि भाई तेरे ऊपर तो हम एक्सिस ज्यादा लगा देंगे, या तेरे को ये छोटे मोटे लॉस नहीं देंगे। इम्पोजिशन ऑफ एक्सिस, इम्पोज एक्सिस लगा दो। इम्पोज एक्सिस का मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि इस गाड़ी में 5-5 हजार के लॉस तो लाता ही रहेगा, बहुत सारे डेंट है, चलो 10,000 का इम्पोज एक्सिस लगा दो। तो जब 10,000 तक का वो लॉस उसको देना ही नहीं अपने को, तो वो लाएगा भी नहीं। डिक्लाइनेचर मना ही कर दो, तो भाई इसमें से आधा माल ही तेरा कवर करेंगे। अब आ गया मॉरल हैजार्ड। मॉरल हैजार्ड के अंदर तो भैया देखो, फ्रॉड से भी आ सकता है। बैड मोरल हैजार्ड होगा, वो फ्रॉड करेगा, डिसऑनेस्टी करेगा, उसका इंटेंशन क्या होगा, स्टेजिंग अ लॉस। वो फ्रॉड वाला आदमी, अब इसमें क्वेश्चन आते हैं, केयरलेसनेस में आपको एक एग्जांपल दे देगा और बोलेगा ये किस में आता है, केयरलेस में आता है, फ्रॉड में आता है, डिफिकल्ट इंश्योर्ड में आता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में आता है, या जनरल इकोनॉमिकल कंडीशन में आता है। तो ये 2 नंबर आपके इसमें से आते हैं। ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक आपको इंपॉर्टेंट लिखना है। फ्रॉड कब कहलाएगा, जब फ्रॉड आदमी जो भी होगा वो क्या करेगा, लॉस को बनाएगा, पहले वो लॉस को बनाएगा, फिर उसमें से प्रॉफिट निकालेगा। केयरलेसनेस में कौन सा आएगा, ऐसा इंश्योर्ड आएगा जिसका एटीट्यूड थोड़ा सा नेग्लिजेंस का हो, कि यार बीमा है, छोड़ अपा ले ले, वहां क्लेम ले ले वहां। मतलब उसने लॉस बनाया नहीं है, लेकिन वो बेफिक्र होकर गाड़ी कहीं पे भी खड़ी कर रहा है, उसको पता है कि यहाँ पे सांड रोज लड़ते हैं शाम को, उधर ही गाड़ी खड़ी कर ली, अब सांड ने डेंट मार दिया, फिर उसने क्लेम डाल दिया। अब उसने क्लेम बनाया नहीं है, लेकिन उसने केयरलेसनेस की, क्योंकि ये जानते हुए केयरलेसनेस की कि उसका बीमा है, तो वो आ गया केयरलेसनेस में। डिफिकल्ट इंश्योर्ड, डिफिकल्ट इंश्योर्ड की कंडीशन कब आती है मोरल हैजार्ड की, जब एक क्लेम आता है, वो ना तो आपके पास में डेलिबरेटली क्लेम लेके आएगा, ऐसा नहीं है कि वो क्लेम लेके आएगा, लेकिन वो भाई हमारे जय जैसा बंदा होता है, जिसका क्लेम अगर आ गया तो फिर वो क्या कहेगा कि मेरे ये आगे का लॉस भी दो, पीछे का लॉस भी दो, मेरे ये काम करो, टंकी पे स्क्रैच है ये भी ले लो। तो वो इंडेमनीफाई नहीं करवाना चाहेगा आपसे। ऐसा कस्टमर जो आपसे सारे के सारे पुराने नए फलाना ढिमकड़ा लॉसेज एक साथ मांग ले, कब, जब एक्चुअल में इसका कुछ नुकसान आया,
ऐसा नहीं है कि वो फ्री है, चलते हुए आपके यहाँ ले आएगा। चलते हुए लाने वाला आदमी तो यहाँ पे फ्रॉड हो गया, उसको नाम अलग दे दिया गया। अगर कोई लॉस बना के लाता है तो वो है वो कैसा मोरल हैजार्ड है, वो फ्रॉड वाला मोरल हैजार्ड है। डिफिकल्ट इंश्योर्ड का मोरल हैजार्ड क्या है, ऐसे बैठा रहेगा, छोटा स्क्रैच लग गया लेके बैठ गया, फिर 2 महीने बाद छोटा स्क्रैच लग गया लेके बैठ गया, लेकिन जब लॉस आएगा तो वो सारे मांगेगा। प्लस ये वाला जो इंश्योर्ड है ये पढ़ा लिखा भी होगा, आपको गेम भी खिलाएगा, तो ये डिफिकल्ट इंश्योर्ड हो गया। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ऐसे चीज को मोरल हैजार्ड को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में, लेबरों ने प्रोटेस्ट कर दिया, उन्होंने सुपरवाइजर अच्छा नहीं है, लेबर ने क्या बोला, ले तेरी माँ चुदा, ये ले आज का तेरा पूरा स्टॉक, ये ले सारी माजा खराब। उसने ऐसा केमिकल डाला कि भाई साहब उसकी 300 बोतलें खराब हो गई। अब प्रॉब्लम तो थी सुपरवाइजर के और मैके वर्कर के बीच में, बेचारा लॉस किसका हो गया, मालिक का हो गया। या फिर सुपरवाइजर ने वर्कर को गाली दी, वर्करों ने मिलके पूरा माल तोड़ दिया, अब तकलीफ उनकी, भुगतना किसी और को पड़ रहा है। तो ये जो मोरल हैजार्ड है ये इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर आते हैं। जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, ये आपका मार्केट तेज है कम है, डिप्रेशन, उससे जनरल इकोनॉमिक कंडीशन से मोरल हैजार्ड आते हैं। कैसे आते हैं, कोविड आया, आपके पास काम नहीं है, आपने दिमाग लगाया यार अपन ऐसा करते हैं, ये चीज गायब कर देते हैं, इसका क्लेम ले लेते हैं, तो ये जनरल इकोनॉमिक कंडीशन में है। सुस्ती आई हुई है आपके यहाँ पे, अभी कोई ऐसा है कि पहले आप लैपटॉप इंपोर्ट करते थे, खूब बेचते थे, अब क्या हुआ कि इंपोर्ट पे बैन लग गया, अब आप काम क्या करोगे, तो आप कोई और जुगाड़ लगाओगे कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे करके बेच देते हैं। या आपके यहाँ पे देखो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बहुत नौकरी से लोग निकाल दिए गए आपके शहर में, तो आपके यहाँ क्या चोरियां बढ़ जाएगी। तो ये चोरी का बढ़ना जो मोरल हैजार्ड है, ये कैसा है, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन। ऐसा बाहर के टाइम पे भी होता है, स्कार्सिटी मतलब डर भरा माहौल होता है, वहां पे भी ये चीज होती है कि नंबर ऑफ चोरी बढ़ जाती है। तो बेसिकली जनरल इकोनॉमिक कंडीशन से क्या होगा, जब भी आपके यहाँ रिसेशन होगा, वार होगी, तो चोरी के चांसेस, लूटपाट बढ़ जाती है, उसको अपन मोरल हैजार्ड किसमें डालेंगे, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन में। तो भाई ये चैप्टर है कि कहीं है, खत्म ही ना हो रहा। हो गया सर, हो गया, बस आखिरी है। मोरल हैजार्ड कैन नॉट बी द सेम वे एज फिजिकल हैजार्ड। तो मोरल हैजार्ड फिजिकल हैजार्ड सेम नहीं हो सकते। फिजिकल हैजार्ड आप खुद जाके चेक कर सकते हो, आपके समझ के बाहर चीज है, सर्वेयर को भेज के चेक कर सकते हो। मोरल हैजार्ड को आप एक लिमिट तक ही सोच सकते हो, क्योंकि अब जैसे आपने कोई रिस्क ली, अचानक से बहुत ज्यादा मंदी आ गई, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, करीबन 1000 लोग आपके शहर में, वो क्या, जिसका नौकरी नहीं होती उसको क्या बोलते हैं यार, बेरोजगार हो गए, तो आपके यहाँ चोरियां बढ़ गई, तो आप ये अज्यूम नहीं कर सकते हो। पर फिजिकल हैजार्ड आप जाके चेक कर सकते हो, भाई रविंद्र ने बहुत अच्छा अपना दुकान बनाई है, मजबूत दुकान है, इसने चौकीदार भी रख रखा है, इसके अकाउंटिंग का सिस्टम भी सब बढ़िया है, तो इसके यहाँ पे लॉस आने के चांस कम है, लॉस आएगा भी तो इसकी अकाउंटिंग इतनी बढ़िया है कि अपन पकड़ लेंगे। आग लगेगी तो इसके यहाँ पे जगह जगह डब्बे लगे हुए हैं, ये बुझा लेगा। तो उससे अंडरराइटर को क्या लगता है यार, आग लगेगी, चलो मान लिया लग भी गई, तो रविंद्र के यहाँ तो 5 फुट लगेगी, तब तक तो ये इसके पास में फायर एक्सटिंग्विशर है, वो बुझा देगा। उसकी जगह मेरी दुकान है, मेरी दुकान में फायर एक्सटिंग्विशर है ही नहीं, या है तो 20-20 फुट पे है, तो मेरे यहाँ पे पार्शियल लॉस आने का चांस भी ज्यादा है, क्योंकि आग लंबे दूरी तक लग सकती है, क्योंकि वो बंदा जाएगा दूसरे कमरे से फायर एक्सटिंग्विशर लाएगा, समय ज्यादा लग गया। इसीलिए प्रीमियम जो होता है उनका एडिक्यूटली एडजस्ट करते हैं। अगर रिस्क ज्यादा है तो प्रीमियम का लोडिंग लगाते हैं, अगर रिस्क कम है तो डिस्काउंट दिया जाता है। तो मारुति एमआई की पॉलिसी में तुमने देखा है ना, वो डिस्काउंट फॉर एंटी थेफ्ट डिवाइस। वो एंटी थेफ्ट डिवाइस क्या, इमोबिलाइजर है। पहले इमोबिलाइजर नहीं आते थे, ये मारुति की गाड़ियों में नए नए शुरू हुए थे। इमोबिलाइजर जो एक चिप होती थी कि वो चिप जब तक उस चाबी के लॉक के पास नहीं जाएगी तो सेल्फ घूमेगा बट गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ईसीयू वाली गाड़ियों में ये सिस्टम आया था। वैसे ही आप और भी कुछ इंप्रूवमेंट लेते हो,
कि मैं ये लॉक भी लगाता हूँ रात को, वो लॉक भी लगाता हूँ, तो आप और डिस्काउंट भी इंश्योरेंस कंपनी से मांग सकते हो। पे ड्राइव लेस पे नहीं, ड्राइव लेस पे लेस भी इसी का एक एग्जांपल है। गाड़ी कम चलेगी, हैजार्ड आपका फिजिकल कम हुआ, गाड़ी की रोड प्रेजेंस कम हुई, गाड़ी कम ठुकेगी, तो आपने उसको कम प्रीमियम लिया। गाड़ी ज्यादा चल रही है, कमर्शियल है, तो आपने लोडिंग लगाई। दूसरा एग्जांपल है कि राजस्थान है, यहाँ पे मान लो रॉयल एनफील्ड बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो वो अंडरराइटर करना नहीं चाह रहा है रॉयल एनफील्ड, फिर भी उसको करना है, उसकी बुक्स में उसको बिजनेस बढ़ाना है, तो क्या करेगा, लोडिंग लगा देगा। दुनिया 10,000 में क्लासिक 350 कर रही है, वो 15,000 में करेगा, ताकि वो अगर लॉस आए तो पे कर सके। लेकिन अब जो आपके फिजिकल हैजार्ड है, उसमें आपको अंडर राइटिंग करनी है, तो आप कर सकते हो। आप रविंदर को ये बोल सकते हो, यार तेरा 10,000 में नहीं 20,000 रुपये प्रीमियम में बीमा करूंगा, तो वो मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जहां आपको पता चल गया कि मोरल हैजार्ड ही बेकार है, वहां पे आप प्रीमियम एडजस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, उसका बीमा करना कभी भी रिकमेंडेड नहीं होगा नियम अनुसार। तो नियम अनुसार जहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ मोरल हैजार्ड है किसी भी टाइप का, वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो अनइंश्योरेबल हो जाता है। ये रिस्क का क्या मतलब है, रिस्क का वही मतलब है जिस चीज का आप बीमा करना चाह रहे हो। आपको जहां पता लग गया कि इस फैक्ट्री में मोरल हैजार्ड है, वो नियम के अनुसार इट बिकम्स अनइंश्योरेबल, उसका बीमा अपने को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंश्योरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे मोरल हैजार्ड घुस चुका है। फिजिकल हैजार्ड कुछ भी घुसो, आप आराम से उसको वारंटी लगा दो, उस पर लिमिटेशन लगा दो, कोई कंडीशन लगा दो, लोडिंग लगा दो, 10 तरीके हैं उसको कंट्रोल करने के। हाउएवर जो केयरलेसनेस का मोरल हैजार्ड है, वो आप डील कर सकते हो किस चीज से? एनसीबी से। एनसीबी क्यों दिया गया? एनसीबी इसलिए दिया गया कि इंश्योर्ड को लगे कि नहीं नहीं यार, आप छोटो क्लेम स्क्रैच का नहीं लेंगे तो अपने को अगले साल डिस्काउंट मिलेगा, उसको लालच दिया, तो उसका मोरल हैजार्ड आपने जो केयरलेसनेस वाला है वो थोड़ा सा कम किया, तो वो एक्टिव रहेगा कि मुझे डिस्काउंट मिलेगा अगली बार, इसीलिए दिया जाता है एनसीबी, और कुछ फर्क है नहीं। उसी तरह एक्सेस क्लॉज लगाया जाता है ताकि आप केयरलेस होके 200 रुपए के 500 रुपए के क्लेम ना डालो। रेस्ट्रिक्टिव वारंटी, जैसे कि आप एलपीजी वगैरह नहीं लगाओगे, ये सब चीजें इसीलिए डाली जा सकती है ताकि आप केयरलेस ना हो। तो केवल और केवल मोरल हैजार्ड, अगर केयरलेस वाला मोरल हैजार्ड है केयरलेसनेस का, तो उसको थोड़े बहुत इन तरीकों से कंट्रोल किया जा सकता है। इनके अलावा मोरल हैजार्ड अगर डिटेक्ट हो रहा है कोई भी, इंक्लूडिंग दिस, ये बोल रहा है कि इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है, ये 100% नहीं कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि आपको केयरलेसनेस वाला दिख रहा है तो आप बीमा कर लो, नहीं। अगर आपको इस टाइप का मोरल हैजार्ड भी आपको डिटेक्ट हो गया है, आपको प्रपोजल फॉर्म में डिटेक्ट हो गया, चाहे आपको सर्वेयर ने लिख के दे दिया, सर्वेयर ने अगर लिख के दे दिया केयरलेस यहाँ पे है, केयरलेसनेस का मोरल हैजार्ड यहाँ पे है, तो आपके लिए तो वो रिस्क अनइंश्योरेबल ही बनेगा। बट अगर आपको पॉलिसी करने के बाद पता चला है कि यहाँ पे केयरलेसनेस वाला मोरल हैजार्ड है, तो आप छोटे मोटे चीजों से उसको कंट्रोल में ला सकते हो कुछ हद तक। ये हो गया आपका चैप्टर पूरा। चैप्टर बहुत बढ़िया था, बट इसमें से क्वेश्चन 10 नंबर पे आएंगे, ये मेरी बात याद रखना। जो जो मैंने अंडरलाइन कराया ना, आएंगे वही, बट आएगा पक्का 10 नंबर इसमें से आएंगे ही आएंगे। क्योंकि टाइप ऑफ लॉस भी आ गया क्या यार? चलो ये तो बाद में अच्छे से पढ़ा देंगे। चलो कुछ पन्ने तो आज कवर किए अपने, कल सुबह और कुछ करते हैं, ठीक है सर? जी सर। एक